Okay, so hello guys, how are you? I hope you all good. या कुछ लोग आ गए हैं, फास्ट ज्वाइन कर लो, आपके फ्रेंड्स को बोलो कि आ जाए। और बिफोर स्टार्टिंग पिछला वीडियो जो है वो डू लाइक शेयर एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है? आपको पता ही है कैसे करना है। सो आई होप आपने जो मैं पढ़ाता हूं ना एक लुक ले लेना है फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है? और आप नोट डाउन भी करते होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था एंड दैट टॉपिक इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब the properties which depend on number of solute particles. I specified number of solute particles irrespective to the nature. Solute particles का nature क्या है मैटर नहीं करता है, but it depends on number of particles. और ये particles हो सकता है molecules, या तो ions, या तो atoms, या तो dimer या trimer, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सो अगर सॉल्यूशन बनने के बाद ये चेंजेस आते हैं तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सहारा लेते हैं, राइट? जिसकी बातें आगे थोड़ी बहुत चलती रहेगी। वी सॉ 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो पार्टिकल्स के चेंज होने से चेंज होती है, ओके? पहली थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं एक बार फास्ट रिकैप करवा लेता हूं, सो ध्यान यहां पर देना, ठीक है? जब पार्टिकल्स बढ़ते हैं, पार्टिकल्स किसमें बढ़ते हैं तो मैंने बोर्ड पे लिखा था और आप सबने भी सपोर्ट किया था कि यस, पार्टिकल्स कहां पर बढ़ते हैं तो जहां पर डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन किसका होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स दैट मीन्स एसिड या बेस या तो फिर सॉल्ट, और एसोसिएशन कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का बेंजीन के अंदर, बेंजीन जैसे कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर वो एसोसिएट करता है। सो अगर डिसोसिएट होगा तो पार्टिकल्स बढ़ेंगे, और अगर पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगी मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा मतलब वेपर प्रेशर कम होता है, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने एग्जांपल भी 3-4 लिए थे, ठीक है? पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, दैट मींस कि फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। क्रिश पूछ रहा है सर पीजीसी के अभी के लेक्चर में क्या होगा, चैप्टर कंटिन्यूएशन या जो हो गया उसकी डिटेल आपको जो लेटेस्ट अपडेट होता है उसके अंदर चेक करते रहो, यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन। अभी पढ़ो यार, ठीक है? रिगार्डिंग दिस चैप्टर अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क, ठीक है? सो पार्टिकल्स अगर चेंज होते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी थी, अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मोलार मास एंड वन टॉप फैक्टर, वन टॉप फैक्टर विच इज डिनोटेड बाय आई। एबनॉर्मल मोलार मास एंड वन टॉप फैक्टर आई, ओके? सो एबनॉर्मल मोलार मास कब होगा? पहले तो सी, अगर मैं किसी सॉल्यूट को सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो हो सकता है डिसोसिएशन, तो पहले बात करूंगा मैं डिसोसिएशन की और फिर हम बात करेंगे एसोसिएशन की, ठीक है?
अच्छा, डिसोसिएशन का मतलब होता है पार्टिकल्स का ब्रेक होना। सिंपल एग्जांपल लूंगा, फिर मैं जनरलाइज करूंगा फॉर ऑल दो स्पीसीज की जो सॉल्यूशन बनने के बाद डिसोसिएट होती है। द सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं NaCl लेता हूं। बिफोर मेकिंग सॉल्यूशन ये सॉलिड स्टेट में होता है। सो इनिशियली जो है वो पार्टिकल होता है 1, ठीक है। अब मैं इसको डिसॉल्व करता हूं पानी के अंदर, तो यू नो कि ये डिसोसिएट होता है Na+ और Cl- के अंदर, ठीक है। इनको अगर वर्ड्स में बोलना है तो यू कैन से दे आर हाइड्रेटेड सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। दे आर हाइड्रेटेड सोडियम एंड क्लोराइड आयंस जो अभी फ्री है अगर 100% डिसोसिएशन होगा तो। सो इनिशियली तो ये 1 है, तो इनिशियली तो आयंस होंगे ही नहीं, तो 0, ठीक है। एंड आफ्टर मींस आफ्टर मेकिंग सॉल्यूशन, अगर इसमें से सर्टेन फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ, जरूरी नहीं है कि ये 100% ही डिसोसिएट हो, 20, 25, 50, 60, 70, 80, 90 कुछ भी हो सकता है। तो ये अल्फा जो है इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई मीन पार्टिकल्स में से कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ। तो जितना फ्रैक्शन डिसोसिएट होगा उतना ही यहां पर बनेगा। बैलेंसिंग कोफिशिएंट देखते रहो, अल्फा तो यहां पर भी अल्फा, यहां पर भी अल्फा। अगर बैलेंसिंग के लिए यहां पर 2 या 3 होता तो मैं भी इसको 2 या 3 अल्फा कर देता, ठीक है। ये सॉल्यूशन बनने से पहले और ये सॉल्यूशन बनने के बाद, इतना समझ में आ गया। अब देखो, वांट ऑफ फैक्टर आई, वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल्स टू, मैं सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन करता हूं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जहां जो मैंने डेल लिखा है, दिस इज नथिंग बट अ सिंबल आई एम गोइंग टू यूज फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है सॉल्यूशन बनने के बाद, और कैलकुलेटेड का मतलब होता है थियोरिटिकल, जो आपको पता है ये रहा, और ये है एक्सपेरिमेंटल। मतलब ऑब्जर्व्ड बोलो या एक्सपेरिमेंटल बोलो चलेगा, ठीक है। दूसरी एक बात यहां पर बताऊं कि डेल्टा या डेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, वेयर m इज मोलार मास। मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, जस्ट डोंट वरी। देखो, डेल्टा मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सो पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगी, ठीक है। सो पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगी और मॉलिक्यूलर मास कम होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक। अगर मेरे पास एक लेट्स टेक स्टोन, एक मेरे पास पत्थर है, ओके। वो एक पार्टिकल है राइट नाउ सपोज मैं उसको तोड़ देता हूं, लेट्स ब्रेक इट, ओके। और आफ्टर स्प्लिटिंग वो 3 पार्टिकल्स 3 छोटे पत्थरों में कन्वर्ट होता है। सो 3 पत्थर में कन्वर्ट हुआ मतलब पार्टिकल्स बढ़े, पार्टिकल्स 3 हुए, लेकिन हर पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, कम हो गया। डोन से पहले एक पत्थर था, अभी वो 3 हो गए। पार्टिकल्स के नेचर के बारे में हमें कोई टिप्पणी या कोई कमेंट नहीं करनी है, ठीक है। अब मानो मैं और थोड़ा फोर्स लगा के पत्थर को तोड़ता हूं और पार्टिकल्स 3 नहीं बल्कि 5 हुए, तो जितने पार्टिकल्स बढ़ेंगे उतना ही मॉलिक्यूलर मास कम होगा और छोटा बन जाएगा। सोचो, पार्टिकल्स बढ़े तो मॉलिक्यूलर मास कम होगा। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इनवर्स रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर मास के साथ। सो आपको यह समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो ठोको डन डना डन डन, तो मैं आगे बढ़ूं। अगर आपको यह रिलेशन समझ में आ गया दैट डेल
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, तो जरा मुझे बता भी दो कि यस सर वी आर डन। डियर रिगार्डिंग पीजीसी क्रिश प्लीज चेक ऑन द वेबसाइट। अभी वी विल टॉक ओनली अबाउट सब्जेक्ट चैप्टर, सो प्लीज। ओके, वेरी नाइस। उमंग एंड तरंग हैव रिप्लाइड, दन दनादन दन। और भी रिप्लाई कर दो भाई। ख्याति, वेरी नाइस। ओके, ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई कैन से दैट डेल्टा ऑब्जर्व्ड बाय डेल्टा कैलकुलेटेड इज इक्वल्स टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो एम कैलकुलेटेड बाय एम ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल और एम। सो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है पार्टिकल्स। ऑब्जर्व्ड पार्टिकल्स कितने हैं, तो ये रहे 1 माइनस अल्फा प्लस कितने हैं 2 अल्फा डिवाइडेड बाय थियोरिटिकल कितना है 1। सो इट कम्स टू आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा हो गया। बट दिस थिंग वी हैव प्रूव्ड फॉर NaCl, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी होगा सबके अंदर पक्का है डिसोसिएशन ही होने वाला है। ठीक है, सो एक पार्टिकल तोड़ूंगा यहां पर मिला 2, कोई और होता तो 3 देता, कोई और होगा 4 पार्टिकल्स भी दे सकता है। K4FeCN6 पानी में डिसॉल्व करूंगा, इट गिव्स 5 पार्टिकल्स। सो जनरली आई कैन राइट, मैं यहां पर लिख सकता हूं इन जनरल, यहां 1 लूंगा और आफ्टर एक टूटेगा और बनेगा मान लेते हैं n पार्टिकल्स। यहां 2 मिले तो 2 अल्फा, कहीं और 3 मिले तो 3 अल्फा, 4 मिले तो 4 अल्फा। सो आई विल राइट 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। सो हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाई 1, where n is what? N is number of particles dissociated and alpha is degree of dissociation. कुछ एग्जाम्पल्स में लूंगा तो आपका कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल ये जो मैंने बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा है उसमें कोई भी डाउट अगर आपको है तो आई एम वेटिंग फॉर फ्यू सेकंड्स, आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डिसोसिएशन। n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो टूट के आपको मिल सकते हैं, और अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो वर्ड आपने आगे भी सुना था इन इक्विलिब्रियम चैप्टर। ठीक है, चलो फास्ट जरा एक बार रिप्लाई कर दो मुझे कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आया। कोई भी डाउट अगर आपको है तो मैं जिंदा हूं। ओके, ठीक है, D आ गया फ्रॉम उमंग। आई एम स्टिल वेटिंग। जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं काइंडली रिप्लाई। बहुत आसान चैप्टर, इसका पूरा फायदा उठाया जाए, पूरा फायदा उठाया जाए। हम प्रयत्न करेंगे कि आपका एक भी मार्क ना जाए। ओके, यू विल बी क्लियर 100%। वेरी नाइस। चलो ओके ओके, फैजान का भी आ गया D। सो लेट्स मूव अहेड। कुछ एग्जांपल्स में लेता हूं, फिर बात करूंगा एसोसिएशन की। हमारा फाइनल जो फॉर्मूला बना वो आया I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा
ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है, डेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं यहां पर, जैसे कि मेरे पास है सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, K3FeCN6। ओके, कुछ और ले लेता हूं, K4FeCN6। चलो और कुछ भी ले लेते हैं, लेट अस टेक Na3PO4। मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, ये कुछ आयनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर कितने पार्टिकल्स आपको डिसोसिएट होके मिलेंगे, वो यहां पर कितने होंगे, 2 Na और एक सल्फेट, मतलब हो गए 3। एक कैल्शियम और 2 क्लोराइड, मतलब हो गए 3। एक कैल्शियम 3 कैल्शियम और 2 फॉस्फेट, हो गए 5। 3 पोटेशियम, एक FeCN6 3- हो गए 4। 4K प्लस 1 FeCN6 4- हो गए 5। 3 सोडियम एंड 1 फॉस्फेट, हो गए 4। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल कोई भी मैं यहां पर बता देता हूं। कैल्शियम +2 होता है और PO4 3- 3 कैल्शियम है और 2 फॉस्फेट है, देख लो आप। सो 3 + 2 5, ऐसे सबके अंदर है। क्लियर हो, ये हो गए पार्टिकल्स। अब मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर होता है 100% सबके अंदर होता है, मान लेते हैं 100%, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। 100% डिसोसिएशन का मतलब होता है अल्फा हो गया 1। सो अल्फा जब 1 होगा तो जितने पार्टिकल्स हैं उतना ही आई हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है तो जितने पार्टिकल्स होंगे उतना ही आई हो जाएगा। चेक कर लो, करना है तो फर्स्ट वाला I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, कितना बोला मैंने, 100% मतलब 1। सो 1 - 1 प्लस n कितना हुआ, 3 पार्टिकल्स 3 और अल्फा अगेन 1, सो हो गया 3। लेकिन जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है 100%, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 1। सो ये वैल्यू वही हो जाएगी। क्लियर हो सब। अब मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से कम है, 2%, 5%, 10%, 20, 50, 60, 70, 75, 90 कुछ भी, तो आई की वैल्यू इतनी तो नहीं आएगी, इससे कम ही आएगी, पक्की बात है। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो मान लेते हैं कि अल्फा यहां पर 70% है, मतलब 0.7। तो लेट अस चेक फॉर ऑल कि आई की वैल्यू कितनी होती है। चलो आप ट्राई करो। फर्स्ट के लिए मुझे कैलकुलेट करके बताओ दैट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आई इफ अल्फा इज 0.7। कीप द वैल्यूज एंड टेल मी व्हाट शुड बी आई फॉर सोडियम सल्फेट। कम ऑन। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। फॉर्मूला सामने है, अल्फा सामने है, आई बी आप ढूंढ सकते हो, बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। पार्टिकल्स मैंने रेडीमेड लिख दिया है, सबके अंदर यही है। ठीक है, कम ऑन रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आई फॉर द फर्स्ट कंपाउंड दैट इज सोडियम सल्फेट। कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहे हो आप लोग, इतना टाइम नहीं लगता।
चलो 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 जल्दी, 2.4 पहला आंसर आ गया है, 2.4 फ्रॉम उमंग। ओके ठीक है, ओके और कोई है कहां? बस एक ही बंदा है, बाकी सबको इतना भी मैथ्स नहीं आता क्या? सब कुछ तो मैंने रेडीमेड दे दिया है, और क्या करूं मैं? चलो कम ऑन, फास्ट फास्ट, रेस्ट ऑल, जल्दी। तरंग, ख्याति, फैजान who are watching the video, please do reply. नो वन? ओके, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलो। ख्याति का आया 2.4। ओके, लेट्स चेक वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा है 0.7 प्लस पार्टिकल्स है 3 इंटू 0.7, 1 माइनस 0.7 0.3, 7 3s are 21, so 2.1 2.1 to 0.3, so answer is 2.4. Tarang, it should be 2.4 beta, it's not 2.7. Be careful in the calculation. चलो अगला बोलो। कैल्शियम क्लोराइड सेम आएगा क्योंकि पार्टिकल सेम है, सो आई यहां पर भी आएगा 2.4। चलो यहां पर ढूंढ के बताओ कैल्शियम फॉस्फेट का आई कितना होगा, टेल मी। तरंग गॉट इट ना? इट शुड नॉट बी 2.7, इट हैज टू बी 2.4, 6.5। बेटा मैंने बोला 5 से कम आएगा। अरे 100% पे 5 आया यार, 100% पे 5 आया, तो जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम उतना ही आई का वैल्यू भी कम। कम ऑन यार, इट्स सिंपल लॉजिक। ओके, 3.8 हैज टू बी लाइक करेक्ट आंसर, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज कैलकुलेट करना पड़ेगा। लॉजिकली 5 से कम है तो ओके, 2 people have given 3.8, so let us cross check 1 minus 0.7 plus 5 into 0.7. Okay, so answer is 3.8. So Khyati, be careful in the calculation. Umang and Tarang, they have given correct answer, that is yeah, okay, 3.8. चलो अब तो फटाफट हो जाएगा। 1 minus 0.7 प्लस 4 इंटू 0.7, 2.8, 0.3, सो 3.1। ठीक है, चलो 5 वाले का तो मैंने बोल दिया है 3.8, और 4 वाले का आ चुका है 3.1। क्लियर हो? अभी आपको कोई भी आई दे दे, आई एम सॉरी, कोई भी अल्फा दे दे, कोई भी कंपाउंड दे दे, आपको समझ में आ जाएगा ना आई कैसे ढूंढना है। आई ढूंढना हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। वेरी गुड उमंग, आई ढूंढना हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। डिसोसिएशन के लिए कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए, आपको आई ढूंढना आना चाहिए। पार्टिकल्स का मतलब समझ में आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आ गया। अच्छा, कुछ लोग क्या गड़बड़ी करते हैं बताऊं मैं आपको। एक सम के अंदर एक बार दिया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 0.25% है, 0.25%। तो अल्फा कितना लेना है? 0.0025 लेना है। वो लोग 0.25 लेके ही आगे बढ़े थे। बहुत बहुत सिली सी मिस्टेक्स कर देते हैं, ऐसा हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। अब समझ में आ गया? आई होप यू आर क्लियर विथ वांट ऑफ फैक्टर आई। सो अगर आपको वांट ऑफ फैक्टर आई और ये एग्जाम्पल समझ में आ गए तो प्लीज एक बार वापस डीडीडी चला दो, तो मैं एसोसिएशन की तरफ आगे बढ़ूं। ओके, वेरी गुड, ओके, ठीक है, ग्रेट। चलो चलो, किसी को डाउट नहीं लग रहा है? एवरीबडी इज
क्लियर विद द टॉपिक। सो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स एसोसिएशन। मैंने बोर्ड को फ्री कर दिया है, सो इफ यू वांट टू नोट डाउन आप एक स्नैप ले सकते हो, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं टुवर्ड्स एसोसिएशन, जिसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है, इसके सम्स भी कम आते हैं, ठीक है। चलो, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। आई टोल्ड यस्टरडे। और जुड़ता कौन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेसिकली पूछे जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जुड़ते हैं, आई मीन एसोसिएट होते हैं डाइमर बना के, समथिंग लाइक दिस। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइमर है। ओके, सो अगर मैं ये CH3COOH लेता हूं, ठीक है, एसिटिक एसिड, ये जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर होता है तो ये फॉर्म में रहता है। सो CH3COOH होल ट्वाइस, बैलेंस कर दे। सो दो पार्टिकल्स हमने इनिशियली लिए तो मिला 1, 2 से 1 बनता है, पार्टिकल्स कम होते हैं, तो अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको फॉर्मली आगे बढ़ाता हूं। इनिशियली लेता हूं 1 तो ये 0 इनिशियली, एंड आफ्टर एसोसिएशन अगर 1 माइनस अल्फा करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 2 यूज हुए 1 बना, तो 1 यूज हुआ तो आधा बनेगा, 1 कम हुआ तो आधा बनेगा, मतलब अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। 2 यूज होंगे 1 बनने के लिए, या तो बोलो 1 यूज हुआ आधा बनने के लिए, तो 1 पार्टिकल जब कम होगा तो आधा बनेगा, ठीक है। सो वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड। सो ऑब्जर्व्ड आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। सो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 हो गया। क्लियर हो सब? अब मान लेते हैं कि डाइमर नहीं ट्राइमर बनता है, जो कुछ भी हो सकता है, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर। सो इन जनरल आई कैन राइट I is equals to 1 minus alpha plus alpha by n, where alpha is degree of association and n is number of particles associated, जो कि यहां पर है 2, ठीक है। सो अगर यहां पर 100% एसोसिएशन होता है, 100% एसोसिएशन होता है तो I की वैल्यू आधी जाएगी, I की वैल्यू आधी जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर 100% डिसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू 1 से कम होगी। चेक कर लो आप कि अगर पार्टिकल्स है 2 एसोसिएट होंगे, ये रहा, और अगर I है 100% मतलब 1, तो I की वैल्यू चेक कर लो, आधी हो जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं पार्टिकल्स है 2 और I है 50%, तो मुझे I बताओ कितना आएगा। ये सवाल आपके लिए है। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, फॉर एसोसिएशन। 1 minus alpha plus alpha by n. Come on, reply. मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा में हूं। फॉर्मूला आपके सामने, फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। कम ऑन, कैलकुलेट फास्ट, इतना भी हार्ड नहीं है।
चलो चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, समय बचाओ, कैलकुलेशन फास्ट करो, जल्दी रिप्लाई करो, मैं वेट कर रहा हूं। कोई नहीं अभी तक, बहुत स्लो है कैलकुलेशन में सब। अल्फा दिया गया है, ओके 0.75 आंसर आया दो बंदों की तरफ से, ठीक है। और कोई है 0.75, ओके कॉमन आंसर्स है, लेट अस चेक। 1 - 0.5 प्लस 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 मतलब हो गया 1, या पार्टिकल्स, आई एम सॉरी, यहां पर हो गया 2, ठीक है। सो 1 माइनस, आई एम सॉरी, मैंने 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, सो अल्फा की वैल्यू है 0.5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। चलो तो ये आंसर कितना आया 0.75। समझ में आ गया, क्लियर हो सब, कोई डाउट है आपको? ओके एक चीज समझ में आ गई होगी कि I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी जब डिसोसिएशन होगा, I की वैल्यू लेस देन 1 होगी जब एसोसिएशन होगा, और I की वैल्यू 1 होगी जब नो डिसोसिएशन एंड नो एसोसिएशन, ठीक है। एग्जाम्पल कोई भी उठा लो, अगर एसोसिएशन हुआ है तो अल्फा की वैल्यू, सॉरी I की वैल्यू हमेशा 1 से कम, अगर डिसोसिएशन हुआ है तो I की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1, और अगर डिसोसिएशन नहीं हुआ, नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन, कौन से कंपाउंड डिसोसिएट भी नहीं होते और एसोसिएट भी नहीं होते? तो मैंने बताया था आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इथिलीन ग्लाइकॉल और यूरिया, ये कंपाउंड्स जो होते हैं वो पानी में डिसोसिएट नहीं होता है। सो अगर वो डिसोसिएट नहीं होता है दैट मीन्स कि उनका आई क्या होगा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? चलो स्नैप ले लो इसका, आई होप यू मस्ट बी क्लियर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो थी ना, उसको मैं मॉडिफाई करने जा रहा हूं, और मॉडिफाई करने से पहले मैं चारों की चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लिख देता हूं। डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू स्मॉल w बाई स्मॉल m, कैपिटल M बाई कैपिटल W। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा है वो है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। तीसरा है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। और चौथा है पाई इज इक्वल्स टू CRT। First property is relative lowering in vapor pressure. Second is elevation in boiling point. Third is depression in freezing point. और चौथा है osmotic pressure। ठीक है, अब ये सब के अंदर जो मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का, जरा देखो वो नीचे आता है। इवन मोलालिटी भी मैं लिख दूं तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट इन किलोग्राम। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास सब में नीचे आएगा, यहां पर भी नीचे आएगा और मोलारिटी के अंदर भी नीचे आएगा, समझे। और मैंने लिखा था, आपको याद है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, सबके अंदर क्लियर हो सबके सब। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, लेकिन ये मोलार मास जो हमने लिखा है वो सबका सब ऑब्जर्व्ड मोलार मास है। क्यों ऑब्जर्व्ड? मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, शायद आपके लिए विजिबल ना हो।
ये सबके अंदर जो मोलार मास था वो ऑब्जर्व था, मतलब आफ्टर मेकिंग सॉल्यूशन था। अब वो तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, हमको तो कैलकुलेट करना आता है कि भाई NaCl का कितना होता है, तो आप सोडियम और क्लोरीन का एटॉमिक मास का सम करोगे, सो आंसर कम्स 58.5। इफ आई आस्क यू कि एसिटिक एसिड का कितना है, तो आप कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेटिव मास पता है आपको, कार्बन का 12, O का 16 और H का 1 रख के यू विल गेट 60, बट ऑब्जर्व्ड पता नहीं है। सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट ऑब्जर्व्ड मोलर मास टू कैलकुलेटेड, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन को आसान करना है, मैं और आप नहीं जानते हैं, तो उसके लिए मैं सहारा लूंगा किसका, वांट ऑफ फैक्टर आई का। सो आपको पता होना चाहिए, आगे बता दिया है मैंने कि यहां I इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव बाय कैलकुलेटेड, या तो M कैलकुलेटेड बाय M ऑब्जर्व्ड। सो ऑब्जर्व्ड मोलार मास इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड मोलार मास डिवाइडेड बाय I। ठीक है, दैट मीन्स जिसका I 1 होता है उनके लिए तो टेंशन ही नहीं है आपको, जिनका I ग्रेटर देन 1 होता है उनके लिए ऑब्जर्व्ड मोलार मास जो है वो कम हो जाएगा कैलकुलेटेड से, देख लो मैथमेटिकली, और जिसका I लेस देन 1 होता है वहां पर ऑब्जर्व्ड मोलार मास कैलकुलेटेड से ज्यादा होगा। पता चला है, ये लिखा है तो लगाओ वापस दन दना दन दन, तो मैं आगे बढ़ूं। ओके ओके, यू आर क्लियर विद दिस, ट्रिपल डी, ग्रेट। मैं क्या कर रहा हूं, M ऑब्जर्व्ड की जो ये वैल्यू है ना, इसकी जगह पे रखूंगा M कैलकुलेटेड बाय I। सो हर M की जगह पे मैं रखूंगा M कैलकुलेटेड बाय I। ये सबकी सब फॉर्मूला के अंदर M कैसा है, ऑब्जर्व्ड है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, समझ में आ रहा है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है। सो मैं अब कर रहा हूं इसको मॉडिफाई, M ऑब्जर्व्ड की जगह पे M कैलकुलेटेड और डिनोमिनेटर में जाएगा I। सो डेल्टा P बाई P नॉट इज इक्वल्स टू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाई कैपिटल W, और नीचे जाएगा I, हमारा डिनोमिनेटर में था मतलब I जाएगा ऊपर। अब यहां पर M कौन सा है, कैलकुलेटेड हो गया, क्योंकि मैंने डिवाइड किससे कर दिया, I से। तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M लिख देता हूं, चलेगा। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M, और पाई इज इक्वल्स टू ICRT। ठीक है, समझे, समझ गए, दोनों के दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, दोनों सही है,
जो आई वाली फॉर्मूला है उसके अंदर मोलार मास कैलकुलेटेड है, मतलब आपको जो पता है वही लिखना है। NaCl का 58.5, एसिडिक एसिड का 60, कैल्शियम क्लोराइड का 111, वही लिखना है आपको तो, ठीक है। और ये यूज करो तो भी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, चलेगा, वो यहां पर आना पड़ेगा वापस, ठीक है। सो ये जो है ना, ये हमारे टॉपिक का सबसे हाईलाइटेड पार्ट है। So we have finally modified the formula by using Van 't Hoff factor I. कोई पूछे Van 't Hoff factor क्या होता है, कोई पूछे क्या होता है भाई, मतलब क्या होता है, तो उसको बोलना है पार्टिकल्स का रेशियो सॉल्यूशन बनने के बाद और सॉल्यूशन बनने के पहले का। क्या बोलना है? पार्टिकल्स का रेशियो आफ्टर मेकिंग सॉल्यूशन और बिफोर मेकिंग सॉल्यूशन। वन टॉप फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो डिसोसिएशन, और 1 से कम है तो एसोसिएशन। समझ में आया? ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सम्स इसी के बेस के ऊपर आते हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन। मैं बोर्ड को क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। ओके, चलो डन, फाइन। चलो, यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे बताओ जरा, और नहीं डाउट है तो बताओ, नहीं डाउट है तो फिर टेंशन नहीं है, नहीं डाउट है तो देयर इज नो टेंशन। अगर आपको पता चल गया है तो जरा डी 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 एक और बार। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलो बाकी सब जो लोग भी ये देख रहे हैं प्लीज रिस्पॉन्ड वेदर यू हैव एनी डाउट। इफ यू हैव देन आई विल सॉल्व, इफ यू डोंट हैव देन सुपर्ब। ओके, ग्रेट। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स पुट करता हूं। सो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर। ऑप्शंस में आपके सामने पुट करता हूं, ए बी सी डी। पहला है 0.1 मोलार ग्लूकोज, दूसरा है 0.02 मोलार सुक्रोज, तीसरा है 0.5 मोलार NaCl, चौथा है 0.5 मोलार BaCl2। तकलीफ क्या है पता है? कॉन्सेंट्रेशंस डिफरेंट है, कॉन्सेंट्रेशंस डिफरेंट है। देखो, अल्फा का टेंशन नहीं है, अल्फा अगर नहीं दिया है तो वो पक्का 100% ही लेना है आपको, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अल्फा अगर आपको यूज करना है तो द पीपल विल गिव यू, अगर नहीं दिया है तो समझो कि अल्फा का वैल्यू 100% है। सो आपको क्या करना है बताओ, जिसका I इंटू सी का वैल्यू सबसे ज्यादा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा। मैंने आपको 90% आंसर दे दिया। जिसका I इंटू सी का वैल्यू ज्यादा, I मतलब पार्टिकल्स, क्योंकि अल्फा तो 100% मैंने बोल दिया है कि है ही, क्योंकि दिया नहीं है। तो पार्टिकल्स और कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन करो, जिसका I इंटू सी का प्रोडक्ट ज्यादा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। आप मुझे आंसर बताओ, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट।
कुछ लोगों ने ऑर्डर दे दिया है, कुछ लोगों ने सिंगल रिप्लाई किया है। एक्चुअली मैंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट, एक ही आंसर देना है, ठीक है। चलो, तो एक का है डी, दूसरे का है बी, और दूसरे का तरंग का है बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, मतलब बी का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है। मैंने हाईएस्ट वेपर प्रेशर पूछा है, हाईएस्ट वेपर प्रेशर पूछा है, ठीक है। सो देखते हैं किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है। सो 0.1 इंटू पार्टिकल्स 1, 0.02 इंटू पार्टिकल्स 1, 0.5 into particles 2, and 0.5 into particles 3. So 0.1, 0.02, 1.0 and 1.5. तो जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर सबसे कम। सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा, डी का, उसके बाद किसका, सी का, उसके बाद किसका, ए का, उसके बाद किसका, बी का। बी का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा और डी का वेपर प्रेशर सबसे कम। तरंग सही, रंजना सही, उमंग ने उल्टा कर दिया है। उमंग बेटा, यू हैव रिवर्स्ड द थिंग। चल कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देना, मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। Arrange the following in increasing order of बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास 4 सॉल्यूशन है। चार सॉल्यूशन है। पहला है 1.0 मोलार यूरिया, उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वो है 0.2 मोलार K4FeCN6, उसके बाद अगला है यह है 0.02 मोलार K3FeCN6, और अगला मेरे पास है यह है 0.01 मोलार कैल्शियम क्लोराइड। ऑर्डर लिखना है, अरेंज। सो स्टार्ट करो, गलती मत करना, सबके आंसर कॉमन आने चाहिए, ठीक है।
चलो डी सी बी और ए इक्वल आ रहा है, बी और ए इक्वल आ रहा है, ओके ठीक है। ए बी सी डी, डी सी आंसर तो अलग अलग है। मैंने बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब लेस देन का सिंबल आएगा, ओके। लेट अस चेक, इसका 1.0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, 0.2 इंटू पार्टिकल्स 5 मतलब 1, 0.02 इंटू पार्टिकल्स 4 मतलब 0.08, 0.01 इंटू 3 मतलब हो जाएगा 0.03, ठीक है। I इंटू सी ज्यादा, I इंटू सी ज्यादा मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ज्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, जिसमें पार्टिकल सबसे कम है। पार्टिकल सबसे कम किसमें है, डी, उसके बाद सी और ए और बी सेम हो जाएंगे। तो आंसर तरंग का सही है, रंजना का सही है, उमंग का भी सही है। रंजना ने चेंज किया, ओके नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया। डू यू हैव एनी डाउट नाउ? ऐसे टाइप के सम सबसे सॉल्व होंगे या नहीं होंगे मुझे बता दो एक बार, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, आपको वर्कशीट यहां से दी जाएगी। सो ऐसे सवाल बहुत आते हैं जेडब्ल्यू और नीट के अंदर, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, दिमाग खुल जाता है, कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे। ओके, चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यहां पर बताता हूं मैं एक लॉ जो है हेनरीज लॉ, ओके। हेनरीज लॉ बताता है, हेनरीज लॉ बताएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मैं ऐसा लिख देता हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। सो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे पास ये कंटेनर है, उसके अंदर ये लिक्विड है, उसके अंदर कोई गैस डिसॉल्व है, तो एक गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो कौन कौन से पैरामीटर से अफेक्ट होगी। गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कौन कौन से पैरामीटर से अफेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू यू? आपको क्या लगता है, क्या बदलेंगे तो सॉल्युबिलिटी बदलेगी? किस पैरामीटर को चेंज करना चाहिए आपके हिसाब से जिससे कि इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए? कम ऑन, मैं आपको सुन ही रहा हूं। Which parameters should be changed to change or to increase the solubility of gases? अरे वेपर प्रेशर बेटा, वेपर प्रेशर कंसेप्ट कहां लेके आया? टेम्परेचर, ओके। सो टेम्परेचर, उमंग ने आंसर दिया टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लिक्विड की सॉल्युबिलिटी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीजेज, ओके। अब मेरा एग्जाम्पल गौर से सुनो। कोल्ड ड्रिंक जो होता है, सॉफ्ट ड्रिंक, दे आर स्टोर्ड इन अ कोल्ड प्लेस, कूल प्लेसेस, लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है और अंदर जो गैस है वो हाई प्रेशर से फिल किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स ठंडे रखते हैं, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व रहे। समझे? एक चीज और देखना, घर पे एक वेसल के अंदर पानी लेना, ओनली वाटर चलेगा, उसको गैस स्टोव के ऊपर रखना और उसको बॉईल करना।
ऑब्जर्व करोगे तो आपको बबल्स बाहर आते हुए नजर आएंगे। वो बबल्स कौन है? ये बबल्स जो है पानी के अंदर पहले से डिजोल्व्ड गैसेस है जो बाहर आ रहे हैं। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर कम हो जाती है, सो दे कम आउट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, सुनो, कंफ्यूज मत हो। गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है, लेकिन सॉलिड कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है। समझ आया? गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड के अंदर कम हो जाती है, जबकि सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड के अंदर बढ़ती है। क्लियर हो? सो सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ाए? टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और दूसरा क्या करो? टेम्परेचर बढ़ाओ, सॉरी, टेम्परेचर कम करो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और दूसरा प्रेशर बढ़ाओ। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर भूल जाओ तो कोल्ड ड्रिंक याद कर लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर का गैस अंदर ही रहे, इसके लिए कोल्ड ड्रिंक को स्टोर किया जाता है एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन डिजॉल्व इनटू द लिक्विड। ठीक है, सॉलिड के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। सो हमारा यही स्टेटमेंट जो है वो हेनरी का लॉ है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट ले लेते हैं, सो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू लिक्विड बढ़ेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, पार्शियल प्रेशर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सो पी एस इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, वेर के एच इज हेनरीज कांस्टेंट। के एच इज हेनरीज कांस्टेंट, और के एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन, मतलब सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। सो जितना के एच का वैल्यू ज्यादा इनवर्स, उतना ही सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना, तो अगर आपको 4 अलग अलग गैस दिए हैं, जिसका के एच का वैल्यू सबसे कम होगा, जिसका के एच का वैल्यू सबसे कम होगा, उसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। मान लो आपको मैं के एच नहीं दे रहा हूं, आई एम आस्किंग यू सिंपल थिंग, विच टाइप ऑफ गैसेज dissolve easily into the liquid? Come on, which type of gases dissolve easily into the liquid? Come on, answer. I am waiting for your answer.
gases with low molecular mass. So according to तरंग, तेरे हिसाब से हाइड्रोजन गैस पानी में बहुत ज्यादा सॉल्यूबल होना चाहिए. ओके, HCl अमोनिया. उमंग का आंसर है HCl अमोनिया. तरंग का आंसर गलत है. उमंग इज करेक्ट. ऐसे गैसेस पानी में जल्दी सॉल्यूबल होंगे जो गैसेस जो है वो पोलार होंगे. जितनी पोलारिटी ज्यादा और पानी के साथ H बॉन्ड बनाएगा या तो फिर डाइपोल डाइपोल बनाएगा, वो गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा होगी. हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए या फिर एट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए. सो तरंग इट हैज नो रिलेशन विथ मॉलिक्यूलर मास. इट रिलेट्स विथ पोलारिटी, दैट्स डाइपोल मोमेंट. जितना बॉन्ड पोलारिटी ज्यादा उतना ही वो गैस ज्यादा सॉल्यूबल होगा. ठीक है, इनटू द लिक्विड. हेनरीज लॉ सिंपल है. इसके सम्स जब आएंगे एनसीईआरटी के अंदर भी है, तब डिटेल में वापस बात करेंगे सम्स के रिगार्डिंग. टॉपिक तो इतना ही है. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. चलो, हेनरीज लॉ. ओके, अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मेथड बताने वाला हूं. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मेथड टू डिटरमाइन द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. पहले मैं वेपर प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर की इफेक्ट बता दूं. इसके इक्वेशन का नाम है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन. इक्वेशन है log P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा HV बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2. T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P1 और T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P2. दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, इसका नाम है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन. आगे हम स्टार्ट करते हैं. मेथड टू डिटरमाइन द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. जो मेथड है ओसवाल वॉकर प्रोसेस. ठीक है, चलो आई एम स्टार्टिंग इन 1 मिनट. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द नीचे ले स्लाइड नीचे. ओके, सो दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ओसवाल वॉकर प्रोसेस. मैं आपको समझाता हूं डायग्राम क्या है. जो एक कंटेनर के अंदर आपको बल्ब दिख रहा है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6. उसके अंदर पहले जो 3 बल्ब है वो बल्ब जो है ये सॉल्यूशन 1 ऐसा लिखा है. देखो जरा. ठीक है, सॉल्यूशन 1 लिखा है और दूसरे में लिखा है सॉल्यूशन सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है. ये सबको पानी के अंदर रखा है जिसको बोला जाता है थर्मोस्टेट. अच्छा, थर्मोस्टेट का मतलब होता है टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट. आई रिपीट, 6 बल्ब है. फर्स्ट 3 बल्ब के अंदर सॉल्यूशन
और उसके बाद के 3 बल्ब के अंदर है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और उसके बाद आपको 3 यू ट्यूब्स नजर आएगी, आई मीन यू शेप की ट्यूब, जिसके अंदर रखा है ड्राइंग एजेंट, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। वर्किंग बताऊंगा, आई रिपीट, पहले 3 बल्ब के अंदर सॉल्यूशन 1, दूसरे 3 बल्ब के अंदर सॉल्वेंट, और उसके बाद 3 यू शेप की ट्यूब के अंदर रखा गया है ड्राइंग एजेंट, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। ओके, अब हम फ्रॉम द सॉल्यूशन 1 वहां से हम पास करने वाला है, वहां से हम पास करने वाला है ड्राई गैस, ड्राई एयर, आई मीन ड्राई एयर हैज अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है, सो होगा क्या, सॉल्यूशन 1 जो होगा, अब ध्यान से सुनना डायग्राम को देखते हुए, ड्राई एयर पास होगी सॉल्यूशन 1 के तीनों बल्ब में से। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की जो बी बल्ब, मैं पहले 3 को ए बोलूंगा, दूसरे 3 को बी बोलूंगा, और यू शेप की ट्यूब को सी बोलूंगा। मैं सॉल्यूशन 1 तीनों बल्ब को बोलूंगा ए, उसके बाद के 3 बल्ब को बोलूंगा बी, और यू शेप की ट्यूब को बोलूंगा सी। ड्राई एयर पहले ए बल्ब में से पास होगी तीनों में से, जिसमें वेपर प्रेशर होता है कम, क्योंकि वो सॉल्यूशन है। ठीक है, सो मान लेते हैं कि ड्राई एयर की कैपेसिटी जो है वो 100 की है। कितने की है? 100 की है। सो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यहां पर दबाव, वेपर प्रेशर कम है, तो 100 जितना तो नहीं होगा, वो कम होगा। 100 100% है, सो मान लेते हैं 70 जितना वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ड्राई एयर का कैपेसिटी 100 का था, लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्योंकि कम होता है, 70 था, 70 का 70 एब्जॉर्ब कर लिया। अब हमारी ड्राई एयर जो अभी भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है, वो बी बल्ब में से पास होगी, जहां पर प्योर सॉल्वेंट है, हुज वेपर प्रेशर इज हाई, वो 100 है। 70 तो एब्जॉर्ब कर लिया है, कितना एब्जॉर्ब करेगा आप? 30। सो पहले में एब्जॉर्ब किया 70, दूसरे में एब्जॉर्ब किया 30, अब कैपेसिटी हो गई खत्म। अब वो एयर जो है जिसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया है, वो अब ड्राइंग एजेंट मतलब बल्ब सी में से पास होगी। जैसे ही सी बल्ब में से पास होगी, तो तीनों में से पास होने के बाद जितना भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया था, वो सबका सब वहां पर दे देगा, ड्राई हो जाएगा वापस। और आप देख सकते हो कि बाहर निकला है कंप्लीटली, बाहर निकला है कंप्लीटली ड्राई एयर वापस। समझे? कैपेसिटी कितने की थी? 100 की थी। यहां लिखता हूं कैपेसिटी 100 की थी। पहले में एब्जॉर्ब किया 70, दूसरे में एब्जॉर्ब किया 30, और तीसरे में सब कुछ दे दिया, मतलब 100। ठीक है, सो 100 उसकी फुल कैपेसिटी, मतलब ये क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, 70 मतलब ये तो हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा P0 माइनस PS। देख लो, 100 में से 70 गए तो 30 बाकी बचे। बहुत लॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। अगर मैं ड्राई एयर को सीधा पास करता बी बल्ब में से, तो 100 का 100 वहीं से एब्जॉर्ब कर लेता। सो मैं रिपीट करता हूं फाइनली कि जब सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा बल्ब ए में से, तो उसका मास कम होगा। सो लोअरिंग इन मास ऑफ सेट ए बल्ब, लोअरिंग इन मास ऑफ सेट ए बल्ब इज इक्वल्स टू vapor pressure of solution. Lowering in mass of set B bulb is equals to P0 minus PS, मतलब lowering in vapor pressure। और C में तो मास दे रहा है वो, मतलब gain in mass of set C bulb, gain in mass of set C bulb is equals to loss in mass of A। प्लस करो दोनों को, आ गया लॉस इन मास ऑफ ए प्लस लॉस इन मास ऑफ बी। समझ में आ गया आपको? तो इसका यूज करके वी कैन डिटरमाइन। मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैं इमेज हटा रहा हूं। ठीक है, चलो
याद रहा आपको? पहला जो है वो था लोअरिंग इन मास ऑफ सेट ए, लोअरिंग इन मास ऑफ सेट ए जिसको बोला जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लोअरिंग इन मास ऑफ सेट बी जो हो जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैं यहां पर लिख रहा हूं, फ्रॉम द डायग्राम it is clear that a loss in mass of set A is equals to PS, loss in mass of set B मतलब P naught minus PS, और gain in mass of set C is equals to P naught. So P naught minus PS by P naught is equals to mole fraction of solute. P naught minus PS मतलब loss in mass of set B divide by P naught gain in mass of set C. Gain in mass of set C मतलब loss in mass of set A प्लस लॉस इन मास ऑफ सेट बी। ये वैल्यू आपको दी जाएगी, 3 वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है। सो हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। मैं खाली नाम बोल देता हूं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करने की मेथड का नाम है लेंसबर्गर्स मेथड और कॉट्रेल्स मेथड। लेंसबर्गर्स मेथड और कॉट्रेल्स मेथड। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने की मेथड का नाम है बेकमैन्स मेथड। बेकमैन फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, कॉट्रेल लेंसबर्गर्स फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ओसवाल वॉकर फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। सो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी कर्व के बारे में, और उसके बाद हम सीधे चले जाएंगे सम्स के ऊपर। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट अगर है आपको तो आप मुझे बोल सकते हो। आई एम वेटिंग। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, अ चैप्टर इज almost over, 99% over. A small topic of 10 minutes is left that we will see in our next lecture. ये ही काम की है, वो दो मेथड काम की नहीं थी तो मैंने आपको डिटेल बताई भी नहीं। ओके, ग्रेट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, शेयर करते रहो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। या ये मैंने साइट दे दी आपको। ठीक है। यू कैन नोट डाउन। सी यू।